एवरीवन, आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इस भर्ती में आपकी एज लिमिट कितनी है और आखिर आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए, साथ ही साथ हमारे पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि सैलरी कितनी होती है आपकी केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती में, तो हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स से हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में जो है चर्चा करेंगे। चर्चा करने का सबसे पहले मेरा अगर उद्देश्य मैं बताऊं आपको, तो अभी हाल ही में एक केंद्रीय विद्यालय है ना वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो एक नोटिस जारी किया गया है। और आप जानते हो कि अगर केंद्रीय विद्यालय में 5 वर्ष की सेवा अगर आपने दिया है तो केंद्रीय विद्यालय एक उपहार स्वरूप आपको क्या करता है कि पदोन्नति देता है। जैसे कि अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो मतलब के थ्रू अगर आप गए हो, यानी कि प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की जो है आप शिक्षक हो, तो पदोन्नति स्वरूप आपको जूनियर हाई स्कूल यानी कि कक्षा 6, 7, 8 के अध्यापक स्वरूप आपको पदोन्नति दी जाती है। तो इसी में एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें तमाम लोगों का ये अनुमान था कि भाई वैकेंसी आने वाली है। तो मैं अभी ये नहीं कह सकती कि नहीं कल आने वाली है, परसों आने वाली है, बस इसी महीने आने वाली है। इस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जब भी अपनी शिक्षक भर्ती देता है तो ये 2-3 महीनों में ही अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेता है। यानी कि अगर मैं लास्ट बार देखूं तो एक बार वैकेंसी 2018 और एक बार वैकेंसी 2022 में ही लास्ट दिसंबर में आई है, और फिर एग्ज़ाम तुरंत डेट आई और कई शिफ्टों में फरवरी तक आपका पेपर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। यहाँ तक कि कुछ ही समय बाद मार्च के लास्ट तक जो है इंटरव्यू की भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। तो केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती अचानक से आती है और ठीक ठाक वैकेंसीज होती हैं, और साथ ही साथ बहुत मतलब कम समय में ही जो है अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेती है। और ऐसा एग्ज़ाम जहां बहुत कम समय में प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, तो ये हमारा एक कहते हैं ना कि हमारी एक जिम्मेवारी हो जाती है कि हम लोग क्या करें, तो अपना अभी से ही अपनी पढ़ाई की प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से करते रहें। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, इसमें पेडागोजी का पोर्शन तो इतना ज़्यादा है, और ठीक ठाक अच्छे लेवल की पेडागोजी आती है इसमें। अच्छे लेवल की मतलब मैं अगर बात करूं तो जो मैं पढ़ाती हूं वो ईवीएस पढ़ाती हूं प्राथमिक स्तर में। तो ईवीएस का ही पेपर का पैटर्न पिछली साल का प्रीवियस ईयर पेपर का को आप देखोगे, वैसे तो पेपर ऑनलाइन हुआ था लेकिन बहुत सारे वेबसाइट्स पे पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो ठीक ठाक लेवल था उसका। तो चलिए आइए हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीजीटी के लिए। मुझे लगता है कि नहीं, पीजीटी से पहले सबसे पहले पीआरटी पर बात करनी चाहिए, फिर टीजीटी पर बात करनी चाहिए, तब जा करके हमें पीजीटी पर बात करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग सबसे पहले पीआरटी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि किसी भी अगर देखा जाए तो स्कूली जीवन की शुरुआत ही प्राथमिक स्तर से होती है। ठीक है, तो चलिए पीआरटी में अगर मैं देखूं तो पोस्ट भी हम आपको बताएंगे कि लास्ट टाइम पोस्ट कितनी आई थी। और केवीएस में क्या होता है ना कि हर बार जब परीक्षाएं होती हैं तो थोड़ा बहुत आमूल चूल बदलाव कर देते हैं सिलेबस में, लेकिन अब जो सिलेबस है वो एक निर्धारित है। मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ सिलेबस में बदलाव होगा, और ये इसलिए तुरंत पेपर करा देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये गैप दे देते हैं। जैसे आप सोचो कि 18 में पेपर एक बार हुआ था, फिर तुरंत 2022 में नोटिफिकेशन आ गई, यानी 19, 20, 21, यानी तीन साल का गैप इनका रहता है, और अचानक से जो है ये आपका पेपर करा देते। और इस समय ये एक खबरें आ रही हैं कि बस इसी महीने जनवरी में जो है वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अब इस पे मैं क्या सत्यता है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन पिछली बार जब वैकेंसी आई थी उससे पहले हेडमास्टर के लिए भी जो है पदोन्नति की गई थी, है ना। तो जब भी होता है कि पदोन्नति होने के बाद जो सीटें होती हैं ना वो खाली होती जाती हैं, फिर केवीएस के पास पूरा ब्यौरा आता है, फिर उसी हिसाब से ये वैकेंसी जारी करता है। ठीक है, तो आइए पहले हम पीआरटी की बात करते हैं, केवीएस प्राइमरी टीचर की। सबसे पहली बात कि हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए, एक प्राथमिक स्तर
पर शिक्षक बनने की। तो इसमें मैं बात करूं स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जहाँ पर जो कहा जाता है, जैसे कहीं डीएलएड कहा जाता है, कहीं बीटीसी कहा जाता है ना, तो ये सारी चीजें, यानी कुल मिला के या तो आपके पास 2 साल की बीटीसी की डिग्री, या फिर अगर आपके यहाँ डीएलएड कहा जा रहा है तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ ये डिग्री के साथ ही साथ पहले क्या होता था ना कि जब लास्ट टाइम केवीएस की वैकेंसी आई थी तब बीएड को भी शामिल किया गया था, क्योंकि उस समय हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना, ये घोषणा नहीं की गई थी। इसीलिए तो जब केवीएस का रिजल्ट जारी किया गया था तो उस समय बीएड वालों का रिजल्ट रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भाई आदेश का इंतजार हो रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश सुनाया कि भाई बीएड वाले सम्मिलित नहीं हो सकते हैं प्राथमिक स्तर पर, है ना। तो इस वजह से, लेकिन चूंकि भर्ती प्रक्रिया में उस समय जब केवीएस का नोटिफिकेशन आया था ना, तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश नहीं था, इसीलिए बीएड को सम्मिलित किया गया था। लेकिन अब जब आगे वैकेंसी आएगी ना तो प्राथमिक स्तर पर बीएड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये अभी हम हटा देते हैं। बस आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए भाई, बीए, ये आपकी बीटीसी और डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए 2 साल की, ठीक है। और साथ ही, है ना, ये देखिए पहले क्या होता था कि बीएड 50% मांगा गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इसमें भाग ले सकते हो। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीटेट पास होना चाहिए। लिखा है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटेट, वो भी लेवल फर्स्ट वाला पास होना चाहिए। अब आप ना ढेरों प्रश्न पूछोगे कि मैम क्या अपेयरिंग वाले नहीं डाल सकते? नहीं, पिछली बार अपेयरिंग को नहीं माना गया था। अगर सीटेट आप पास है तो आप भर सकते। तो इस बार का सीटेट बहुत महत्वपूर्ण है, आराम से अच्छे से सीटेट दीजिएगा, है ना, लेवल फर्स्ट वाले बच्चे। और अच्छे से जब सीटेट देंगे तो पास भी होंगे, और हो सकता है कि संभवतः अगली साल, है ना, क्योंकि अब तो ये साल बीतने वाला है, दिसंबर चल रहा है, अब अगली साल अगर वैकेंसी आती है तो ठीक ठाक आप इसमें जो है शामिल हो जाए, और शामिल ही नहीं आप पास हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ आपके अंदर हिंदी, इंग्लिश, इन सब का इतना अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम एंड, है ना, सीबीएसई बोर्ड है, तो आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों में टीच करने का मतलब होना चाहिए, है ना। और यहाँ तक कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। चलिए, तो ये था आपका पीआरटी का। अब आप कहोगे मैम पीआरटी का जो सिलेबस है तो वो सब सिलेबस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब आते हैं टीजीटी का। अगर आप जैसे 9-10 के टीचर बनना चाह रहे हो, 9-10 के टीचर बनना चाह रहे हो, 9-10 के, तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? केवीएस में टीजीटी की परीक्षा देनी पड़ेगी। और टीजीटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भाई टीजीटी के लिए सबसे पहले बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 50% से आपको बीएड पास होना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई टीजीटी में तो बीएड होगा ही होगा। साथ ही साथ एक चीज और, आप पहली बार ऐसे देखोगे कि भाई इसमें सीटेट भी होना चाहिए, और सीटेट कौन सा होना चाहिए? लेवल 2 वाला पास होना चाहिए। और साफ तौर पे देखो नोटिफिकेशन में लिखा गया है, पास इन द सीटेट पेपर 2 बाय सीबीएसई, है ना। सीबीएसई जो पेपर कराती है सीटेट का, उसका जो लेवल 1 वाला पेपर है सीटेट का, उसमें आपको पास होना चाहिए। और बीएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50%, है ना। और साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो टीजीटी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो था। अब वैकेंसी किस किस टीचर की आई थी, तो देखा जाए तो आप इंग्लिश के अध्यापक 9-10 में बन सकते हो, हिंदी के बन सकते हो, एसएसटी के बन सकते हो, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसका ही मेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। केवीएस टीजीटी साइंस के बन सकते हो, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के टीचर बन सकते हो, संस्कृत के टीचर बन सकते हो, मैथ्स के टीचर बन सकते हो। तो ये सारी वैकेंसीज आपकी आई थी, है ना। अब आते हैं पीजीटी की बात करते हैं।
पीजीटी में हमें क्या चाहिए, सबसे पहला मास्टर डिग्री यानी कि पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हमारे पास होना चाहिए। अब एक चीज और, बीएड भी होना चाहिए। मतलब कि अगर आप 11th केवीएस में 11 to 12 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास पीजी की डिग्री भी होनी चाहिए और पीजी के साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। अब आप कहोगे मैम क्या पीजीटी का फॉर्म अगर हम केवीएस में सम्मिलित तो होंगे, जब वैकेंसी आएगी तो क्या हम उसमें सीटेट भी पास होना चाहिए? तो सीटेट नहीं होना चाहिए। सीटेट चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, इसमें सीटेट नहीं मांगा है। पीजीटी में सीटेट की जो है अनिवार्यता नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि भाई आप हिंदी के अध्यापक बनोगे तो भाई पीजी होना चाहिए कि नहीं हिंदी से। तो अब देखो इसमें क्या है, इंग्लिश के अध्यापक, हिंदी के अध्यापक, फिजिक्स के अध्यापक, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के साथ साथ बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस। देखो कंप्यूटर साइंस अगर है तो आपके पास बीटेक वगैरह की डिग्री होनी चाहिए सीएस ब्रांच से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी ब्रांच से आपके पास बीटेक की या बीई की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास एमटेक की डिग्री होनी चाहिए, है ना, एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। मतलब ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और दिया है कि अगर आपके पास ये है तो आप पीजीटी में आप सम्मिलित हो सकते हो, या फिर आपके पास सी लेवल, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप देख लेना, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अब आते हैं एज लिमिट पर। तो मैंने कंपेयर यहाँ पे कर दिया है। जो पिछली बार पीआरटी की वैकेंसी सबसे ज्यादा पीआरटी की, वैसे तो 11,000 प्लस लगभग वैकेंसी थी, जिसमें हेडमास्टर और बहुत सारी चीजें थी, तो हमें उस पर बात नहीं करनी है। हमें तो सिर्फ पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पर बात करनी है। पीआरटी में लगभग, है ना, 6,014 लगभग वैकेंसी थी। हम एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं, बाद में ये ना कहने लगो मैम 6,413 थी, हम लगभग की बात कर रहे हैं। टीजीटी में यानी कि कक्षा 9-10 की कक्षा के अध्यापक के लिए 3,176 वैकेंसीज आई थी, है ना, और पीजीटी के लिए 1,400 वैकेंसीज आई थी। यानी इतनी सीट आपकी परीक्षा में जो लास्ट बार पेपर में हुआ था, तो इतनी वैकेंसी आपकी आई थी। कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा पीआरटी की, फिर टीजीटी की और कम है पीजीटी की, ठीक है। अब एज लिमिट की बात करते हैं। आप अगर ये सारे के सारे जनरल की हम बात कर रहे हैं, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। अगर कोई जनरल कैंडिडेट 30 साल का है, महिला को छोड़ करके, महिलाओं पर अभी हम बात करेंगे। अगर कोई जनरल कैंडिडेट अगर पीआरटी का फॉर्म भरता है तो उसकी लिमिट है 30 वर्ष, भाई, है ना, लिमिट है क्या, 30 वर्ष। अब लिमिट क्या होता है कि भाई इससे ऊपर वाले फॉर्म नहीं भर सकते, और इनकी जो लिमिट है, टीजीटी के लिए जो लिमिट है 35 साल है और पीजीटी के लिए जो लिमिट है वो 40 साल है। अब एक चीज और कि मैम क्या उम्र में भी छूट मिलता है? तो केवीएस ठीक ठाक छूट देती है एज, है ना, एज रिलैक्सेशन में। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो इसमें 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि भाई इसमें पीआरटी में 5 साल कर दो तब SC ST के लिए जो आयु हो जाएगी वो 35 साल हो जाएगी। तो 5 साल की छूट मिलती है SC ST को, और OBC को छूट मिलती है 3 साल के लिए, है ना, एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब महिलाओं को देख लो, तो महिला चाहे किसी कैटेगरी की रहे, ऑल कैटेगरी, चाहे जनरल रहे, चाहे SC ST OBC, अगर वो महिला है या किसी भी कैटेगरी की है तो 10 साल की छूट उसे किसी भी, है ना, पदों की वैकेंसी के लिए मिलेगी, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए महिला को छूट 10 साल की नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों को छोड़ करके अगर कोई महिला है ना, चाहे वो किसी कैटेगरी की रहे, 10 साल की छूट उसे मिलेगी, ठीक है। पिछली बार जब आपकी परीक्षा हुई थी, है ना, परीक्षा हुई थी, तो उस समय जो फीस था, चाहे आप पीआरटी भरो, टीजीटी, क्योंकि पहले तो जो बीएड वाले रहे होंगे वो तीनों भरे होंगे क्योंकि तीनों में सम्मिलित थे। तो अगर आप पीआरटी का फॉर्म भर रहे हो तो फीस जो थी लास्ट टाइम
1500 थी, तो आगे मुझे लगता है कि इतनी रहेगी, या फिर हो सकता है 100 रुपए बढ़ा दे, या फिर इतना ही रहे। 1500 फीस थी। लेकिन SC ST और हैंडीकैप इनको क्या कर है, इन्हें इनमें फीस नहीं थी, है ना, इनको फीस नहीं थी। ठीक है, बाकी के सभी कैटेगरी के लिए यहाँ आपको फीस देना था। अब कहोगे मैम क्या हैंडीकैप यानी दिव्यांग लोगों को क्या छूट नहीं है उम्र में? उन्हें भी ठीक ठाक छूट है ना। तो अब ठीक ठाक छूट है का मतलब अब हर एज रिलैक्सेशन बताई नहीं जा सकती, तो इतना है उन्हें भी। अब जाहिर सी बात है इन्हें इतनी छूट मिल रही है तो उन्हें भी छूट मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, अब कहोगे मैम सैलरी क्या है? तो ठीक ठाक सैलरी, यहाँ पे जो सैलरी है ये मेट्रो सिटी के लिए है, जैसे दिल्ली हो गया, मतलब बड़े बड़े सिटी, बड़े बड़े शहरों के लिए, है ना, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, मतलब ऐसे जगहों के लिए। ये नहीं कि कोई ग्रामीण इलाके में है तो उसके लिए, क्योंकि जो शहरी होता है तो उसमें कहते हैं ना HRA ये सब जोड़ करके थोड़ी सैलरी उन्हें ज़्यादा मिल जाती है। तो मैंने बेसिक पे नहीं लिखा है, ओवरऑल लगभग 55 से 60 हजार प्राथमिक स्तर वाले टीचर को सैलरी मिलती है। 68,000 से 75,000 के बीच में TGT यानी कक्षा 9-10 के टीचर को मिलती है। 78,000 से 83,000 के बीच में आपके PGT वाले टीचर को सैलरी मिलती है। ठीक ठाक सैलरी है ना। अब देखो इनमें क्या है, तो आप देख सकते हो कि जो PRT वाले होंगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ DLED या BTC वो भी पास होने चाहिए, पास होने चाहिए। ये नहीं कि आप जो है आपकी डिग्री अभी पेंडिंग है, नहीं, पास होना चाहिए और साथ में लेवल फर्स्ट वाला सीटेट होना चाहिए, और साथ ही साथ इनको BEd होना चाहिए, साथ में लेवल 2 होना चाहिए सीटेट वाला पास, दोनों ही पास होना चाहिए। और PGT वालों में सीटेट नहीं होना चाहिए, लेकिन BEd प्लस मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर BEd के साथ या तो आपने भी ग्रेजुएशन कर रखा हो, BA BSc BCom, है ना, कुछ भी कर रखा हो, तो ये पूरा क्राइटेरिया था। अब इसमें और हमारी क्या इंफॉर्मेशन आती है, अब आता है कि हमारा सिलेबस क्या होगा। यानी सिलेबस नहीं, हम एग्जैक्ट पूरे सिलेबस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पाठ्यक्रम यानी कि पूरा किस तरीके का परीक्षा का पैटर्न होता है हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। अगर हम प्राथमिक स्तर के शिक्षक की बात करें तो उनमें देखो कई पार्ट में होता है पेपर। असल में कुछ पेपर TGT, PGT और PRT दोनों के लिए कॉमन होता है, जैसे अंग्रेजी 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की, GK और करंट अफेयर 10 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर की, कंप्यूटर 5 नंबर की, इतना सभी में कॉमन होता है। तो PRT वालों में ये पेपर एकदम, TGT वाले में भी यही होता है। हिंदी इंग्लिश 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की, करंट अफेयर GK 10 नंबर की, 5 की रीजनिंग, 5 का कंप्यूटर, ये कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन ये कितना है, तो ये पूरा का पूरा कॉमन है। ये भी आपकी अंग्रेजी 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की, GK और करंट अफेयर 10 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर का, कंप्यूटर 5 नंबर का, ये भी कॉमन है। तो इतनी चीजें सब में क्या है, कॉमन है। लेकिन असल में क्या आता है, अब प्राथमिक स्तर पर पेडागोजी पूरी 60 नंबर की आती है। सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी जो है आपकी ठीक ठाक 60 नंबर की आपकी आती है, 60 की पेडागोजी। और यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब 80 नंबर का विषय आता है। आप भी जानते हो कि भाई आप चाहे प्राथमिक में रहो, विषय तो होना चाहिए ना, कि आप मैथ्स के टीचर हो, हिंदी के टीचर हो, EVS के टीचर हो, है ना, और इंग्लिश के टीचर हो, तो वही है। तो सब्जेक्ट कंसर्न में 80 नंबर आपका आता है, जिसमें 20 नंबर की हिंदी आती है, 20 नंबर की अंग्रेजी आती है, 20 नंबर का EVS आता है, 20 नंबर का मैथ आता है। 20 का मैथ, 20 का EVS, 20 की अंग्रेजी, 20 की हिंदी, टोटल आपका 80 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न आता है। टोटल कितना हो गया, 180 नंबर का पेपर हो गया। टोटल कितना हो गया, 180 नंबर का पेपर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पेडागोजी 60 थी, लेकिन यहाँ पर पेडागोजी 40 है ना, पेडागोजी 40 है, और यहाँ भी पेडागोजी 40 है। और वही जो 20 नंबर यहाँ एक्स्ट्रा पेडागोजी को दी जा रही है, इसने क्या किया कि विषय में 20 नंबर जोड़ दिया।
अब चाहे आप हिंदी के अध्यापक बनने वाले हो तो विषय आधारित पेपर हिंदी का आएगा, अगर आप अंग्रेजी के अध्यापक बनने वाले हो तो 100 नंबर की अंग्रेजी आएगी, अगर आप मैथ के अध्यापक बनने वाले हो तो मैथ, है ना, मतलब एसएसटी के तो एसएसटी। तो ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, जिस सब्जेक्ट से आप 9 10th यानी टीजीटी का पेपर डालने वाले हो, है ना। अगर एसएसटी हो तो हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी अगर है तो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। अब बात करते हैं पीजीटी की, तो वही पीजीटी में भी 40 नंबर पेडागोजी, 100 नंबर सब्जेक्ट, अगर बायोलॉजी से है तो बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, तमाम तरह के विषय होते हैं, 100 नंबर। तो टोटल 180, अगर जोड़ोगे तो 180, टोटल इसको भी जोड़ोगे तो 180, टोटल इसको भी जोड़ोगे तो 180। ये पूरा हमारे परीक्षा का पैटर्न है। अब आप कहोगे मैम ये तो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट के बाद क्या होता है, तो देखो 180 नंबर का रिटन टेस्ट होता है और 60 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी दो चीज है, एक तो आपका टीचिंग डेमो कराया जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी भी आपने कहीं किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया है तो थोड़ा पढ़ा के देख लीजिए, है ना, थोड़ा अनुभव आपको मिलेगा। और पर्सनालिटी टेस्ट, पता चले इंटरव्यू में आप कांपने लगे, मतलब एकदम डरने लगे, है ना, और जब आप डॉक्यूमेंट कराने जा रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन, तो आप एकदम डर रहे हो, पसीना छूट रहा है। तो जब टीचर बनने वाले हैं आप और आप ही को पसीना छूटेगा तो बच्चों का क्या होगा। तो इसीलिए ये पूरा 60 नंबर का आपका पूरा आता है इंटरव्यू, 180 नंबर का आपका आता है रिटन टेस्ट। लेकिन इसमें कुछ अंतर है बच्चों, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस कुछ और होता है। रिटन का 70% लिया जाता है और इंटरव्यू का 30%। अब आप कहोगे मैम अगर इंटरव्यू में मेरा कम नंबर आ गया तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 70 और 30 का रेशियो लिया जाता है केवीएस में। 70 रिटन टेस्ट का लिया जाता है, रिटन टेस्ट वाले में से 70% ही कट ऑफ बनाई जाती है, मतलब इसको एक मानक के तौर पे माना जाता है। और इंटरव्यू में भी जो है, इंटरव्यू में भी आपका 30% लिया जाता है। सपोज दैट अगर 60 नंबर का इंटरव्यू है तो उसका 30% यानी 18। अब 18 में 18 तो किसी को मिल नहीं सकता ना, ज्यादा से ज्यादा किसी को 10 नंबर मिलेगा, 11 नंबर मिलेगा, किसी को 15 नंबर मिलेगा। तो सिर्फ जो कम से कम नंबर पाएगा वो 8 नंबर पा रहा है, जो अधिक से अधिक पा रहा है वो 15 पा रहा है। तो कितने का फासला हुआ, 7 नंबर का फासला हुआ। अगर आप रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा कर ले जाए, रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा कर ले जाए तो वो फासला भी जो है आप क्रॉस कर सकते हो। तो मैंने कहा कि चलो 180 नंबर का रिटन टेस्ट है और 60 का इंटरव्यू, तो इसका 70% यानी कि 126, इसका 30% यानी 18, लगभग 144 पर आपका कट ऑफ बनेगा। यही लिया ही जाता है। इंटरव्यू का 30% जितना आपने पाया है और रिटन का 70%, यानी अगर आप 144 नंबर लेकर के आ रहे हो टोटल में तो सिलेक्शन से आप, और इस बार तो मतलब जो अभी था 135 कट ऑफ गई थी, 135 कट ऑफ गई थी। और अगर आप ठीक ठाक इतना 144, 140, 137, 138 नंबर ले आते हो तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा। हमारे जैसे कहते हैं ना कि एक आईएएस का पेपर होता है, साल में एक बार होता है, तो पूरे साल हम एक टारगेट करके रखते हैं उस एग्जाम को तैयारी करने में। उसी तरह आपको भी अगर एक लक्ष्य बनाना है कि नहीं हमें केवीएस में शिक्षक बनना ही बनना है, तो आप भी अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, पैटर्न देखिए और देख करके आप भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। कोशिश करिए कि एनसीईआरटी इतनी पढ़ डालिए। अगर जैसे आपको हिंदी का भी पढ़ना है, अगर आपको एसएसटी का टीचर बनना है तो आप उठा लीजिए एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, जो आपका सब्जेक्ट है उसकी एनसीईआरटी अभी से पढ़ते रहिए, कोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो ये हमारे पूरे सिलेक्शन का प्रोसेस था, यानी कि रिटन। और हाँ, एक प्रश्न आपके दिमाग में और भी आता है कि मैम क्या निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। परीक्षा में पेपर का मोड कैसा होता है, सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कई शिफ्ट में पेपर होता है,
जब ऑनलाइन पेपर है तो कई शिफ्ट में, सीटेट की तरह पेपर होगा कई शिफ्ट में। जैसे सीटेट पहले होता था ना, सीटेट अब ऑफलाइन होने लगा है, लेकिन पहले सीटेट ऑनलाइन जब होता था तो कई शिफ्ट में होता था। तो उसी तरह केवीएस भी कई शिफ्ट में पेपर जो है कराया गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इसीलिए है ना, ये आप देख सकते हो। तो ये पूरा 70 और 30 का रेशियो लिया जाता है, और जिसमें इंटरव्यू में 30 नंबर का डेमो होता है आपका, और 30 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट होता है ना। आपका पूरा परीक्षण किया जाएगा आपका, है ना, कि आप कैसा एक्टिविटी कर रहे हो, डर तो नहीं रहे हो, है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारे परीक्षा का पैटर्न था स्टूडेंट। अगर कुछ छूट गया हो, अब इतनी सारी जानकारी है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। अगर कुछ छूट गया हो तो मेरे प्यारे बच्चों मैं देख लूंगी, और फिर हो सकता है कि जो है एक हो सकता है आपको नया वीडियो मिले। ये सोच के मत चलिएगा कि नहीं मैम आप भी कह रही है नहीं कल वैकेंसी आ जाएगी। देखो इनका है फिक्स कैलेंडर रहता है कि भाई 2-3 साल अगर गैप हो गया है तो वैकेंसी आती हो, और ऐसा कहा जा सकता है कि 2025 में हमें वैकेंसी मिलेगी। तो सिर्फ वैकेंसी मिलने से नहीं होती है, 3 महीने में आपकी तैयारी नहीं हो जाती है। जब ये वैकेंसी देंगे तो 2-3 महीने में ही सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेते हैं। ये यूपी टीजीटी की तरह नहीं है कि 2 साल का आपको बढ़िया समय मिलेगा और आप तब भी सोचोगे कि थोड़ा पेपर और बढ़ जाता, डेट और आगे बढ़ जाता। तो ये वैसा नहीं है, ठीक है। इनका फिक्स होता है, पेपर फिक्स टाइम पे होगा। अब 6 महीने का कम से कम इस तरह के कठिन पेपरों की तैयारी के लिए आपको समय चाहिए, और आप तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।